हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पाई प्लस, जहाँ हम करेंगे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को सिंपल। इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू डोंट मिस एनी ऑफ माय वीडियोस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। पिछले वीडियो में हमने 24 पार्ट 1 तक कर लिया था। यहाँ पर बेसिकली π/6 x इक्वल टू π/6 पुट करके आपको ये वैल्यूज़ वेरीफाई करने हैं। ये जो रिलेशंस है इन्हें वेरीफाई करना है। ओके, तो पुट कर देते हैं। पहले sin 3x, तो sin 3x इज इक्वल टू sin 3 इंटू π/6, तो ये आ जाएगा π/2 और sin π/2 1 होता है। ओके, RHS चेक करते हैं। RHS पे ये आ जाएगा 3 इंटू साइन π/6 माइनस 4 साइन क्यूब π/6। नाउ sin π/6 इज इक्वल टू हाफ, 30 डिग्री हाफ होता है, तो ये आ जाएगा 3/2 और यहाँ पर आ जाएगा 1/2 होल क्यूब मतलब 1/8, तो 4/8 इज इक्वल टू हाफ। सो 3/2 माइनस हाफ कितना आता है 1। सो आपका आंसर आ जाएगा 1। तो यहाँ पर देखिए ये LHS इज इक्वल टू RHS है, तो वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पार्ट 3 पे सेम है, आपको π/6 पुट करना है x की जगह और शो करना है कि ये वेरीफाई कर रहा है कि नहीं। सो साइन 2 इंटू π/6 मतलब π/3 मतलब 60 डिग्री, तो 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3/2। और RHS पे यहाँ पर tan π/6 मतलब tan 30 डिग्री, यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर π/6 मतलब tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो 2 इंटू tan 30 डिग्री मतलब 1/√3। सो 1/√3 और यहाँ पर आ जाएगा आपका ये 1/√3 का होल स्क्वायर होके 1/3 हो जाएगा। सो दिस विल बी 4/3 और दिस विल बी 2/√3। सो ये दोनों कट के हाफ और ये अगर आप काटेंगे तो ये 1/√3 होता है, क्योंकि ये नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये √3/2 आ जाएगा, जो LHS के साथ सेम है। नेक्स्ट सेम चीज़ π/6 पुट करेंगे। यहाँ पर cos 2 इंटू π/6 मतलब क्या आएगा π/3 एंड cos π/3 cos 60 डिग्री इज इक्वल टू हाफ। sin 30 और cos 60 का वैल्यू सेम होता है, राइट? दिस यू ऑलरेडी नो। सो यहाँ पर दिया हुआ है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस tan स्क्वायर π/6 1 प्लस tan स्क्वायर π/6, तो यहाँ पर दोनों तरफ 1/√3 होता है, π/6 का वैल्यू 10, तो ये आ जाएगा 1/3, तो ऊपर आ जाएगा 2/3, नीचे आ जाएगा 4/3, तो यहाँ पर कैलकुलेट करके आपको मिल जाएगा हाफ, तो हाफ इज इक्वल टू हाफ, वेरीफाई हो गया। ओके, नेक्स्ट सम है, आपको शो करना है x इज इक्वल टू π/3 और y इज इक्वल टू π/6 से वेरीफाई करना है कि साइन x प्लस वाई नॉट इज इक्वल टू साइन x प्लस साइन वाई। ये फॉर्मूला आप पढ़ेंगे बाद में जाके। बेसिकली साइन x प्लस वाई इज इक्वल टू होता है साइन x इंटू साइन वाई प्लस कॉस x इंटू कॉस वाई। आप 2 चैप्टर के बाद ही ये पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ेंगे फॉर्मूलास। तो आपको वही शो करने को बोला है कि साइन x प्लस वाई नॉट इज इक्वल टू साइन x प्लस साइन वाई। तो शो करते हैं। साइन x का वैल्यू बोल दिया है π/3, ये π/6, दोनों को ऐड करेंगे तो π/2 मिलेगा, तो आपको 1 मिलेगा। और अगर अलग अलग से हम ऐड करें तो ये कभी भी 1 नहीं हो रहा है, राइट? √3 प्लस 1/2 आ रहा है। ओके, उसी तरीके से आपको इसके सेकेंड पार्ट में भी ये चेक करना है, जहाँ पर x है π/3 और y है π/6 और ये नॉट इज इक्वल टू दिस है, ये आपको प्रूफ करना है। सो दिस इज π/2, cos π/2 इज इक्वल टू 0 और ये आपका cos π/3 प्लस cos π/6 वो एक ही वैल्यू आता है, दैट इज़ 1 प्लस √3/2। तो RHS और LHS सेम नहीं है, प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको वैल्यू फाइंड करना है, मतलब बेसिकली आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और वहाँ से x का वैल्यू फाइंड करना है। और यहाँ पर बोल दिया है कि x का जो वैल्यू है वो 0 से π/2 के अंदर है, ठीक है? तो एक ही एंगल होगा, क्योंकि अगर कोई a नहीं बोलते तो काफ़ी सारे एंगल्स हो सकते थे, राइट? तो 0 से π/2 के अंदर है, तो ठीक है।
देखते हैं। पहले क्या करेंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। मैंने cos x को कॉमन ले लिया क्योंकि cos x कॉमन ले सकते हैं। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे होंगे तो आप अभी तक सीख चुके होंगे कि कभी भी इन्हें सिंप्लीफाई करने से पहले अगर कुछ कॉमन जा रहा है उन्हें कॉमन ले लीजिए। तो cos x कॉमन जा रहा है, cos x को हमने कॉमन ले लिया, तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो नीचे आ जाएगा, क्योंकि ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है तो डायरेक्टली आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कोसेक स्क्वायर x माइनस 1, और ऊपर यहाँ पर चला जाएगा कोसेक x माइनस 1 प्लस कोसेक x प्लस 1, यहाँ पर 2 हो गया। दिस यहाँ पर -1 प्लस 1 कट जाएगा तो ऊपर आ जाएगा 2 कोसेक x, और नीचे आ जाएगा दिस इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर x, राइट। तो नीचे कॉट स्क्वायर x आ गया। नाउ कॉस x इंटू कोसेक x इज इक्वल टू कॉट x होता है। क्यों? क्योंकि कॉस x इंटू कोसेक x को मैं लिख सकती हूँ कॉस x बाई साइन x, जो कोसेक x इज इक्वल टू 1 बाई साइन x होता है, राइट। तो दिस इज इक्वल टू कॉट x, ओके। तो ये इज इक्वल टू कॉट x होगा, तो ऊपर से कॉट x और नीचे से मैंने 2 भी कट कर दिया, तो ऊपर से कॉट x नीचे से कॉट x कट गया, तो ये हो गया 1 बाई कॉट x इज इक्वल टू 1, मतलब कॉट x इज इक्वल टू 1, राइट। एक ही बात है। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, π/4 हो जाएगा। तो क्योंकि ये आपका जो वैल्यू है वो π/2 से 0 के अंदर है, मतलब 0 से π/2 के अंदर है, इसीलिए π/4 हुआ, नहीं तो कुछ और भी हो सकता था। नेक्स्ट आपको फिर से ये जो इक्वेशन है इसे सॉल्व करना है और x का वैल्यू निकालना है। तो देखते हैं, यहाँ पर बोल दिया है cos स्क्वायर एक्स माइनस 3 cos x प्लस 2 बाई साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में देखिए, यहाँ पर ऊपर वाले सारे टर्म्स cos में हैं और नीचे के टर्म्स साइन में हैं, तो हम इन दोनों को एक साथ नहीं सॉल्व कर सकते। तो हम क्या करेंगे, हम बेसिकली सारी चीज़ों को एक फंक्शन में ले आते हैं, तो हम उस चीज़ को सॉल्व कर लेंगे इजीली। तो इसीलिए मैंने साइन को cos में चेंज कर दिया। आप cos को भी साइन में चेंज कर सकते थे, पर आपको फिर 2 टर्म्स चेंज करने पड़ते। इससे ईजी है ये चेंज करना। तो दिस इज़ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो इधर हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। सारी चीज़ों को अगर लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 कॉस एक्स प्लस 1, क्योंकि प्लस 2 माइनस 1 प्लस 1 होता है, इज इक्वल टू 0। ओके, अब इस चीज़ को मैंने कुछ नहीं किया है, बस मिडिल टर्म किया है। ओके, तो मिडिल टर्म करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 2 कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स, क्योंकि प्लस में आपको इन दोनों को ब्रेक करना है और साइन है माइनस। आई होप यू नो दिस, क्योंकि ये तो बेसिक है। ओके, तो यहाँ से कॉमन ले लिया तो आपका आ रहा है सोल्यूशन दिस एंड दिस। तो इसको अलग से इज इक्वल टू 0, इसको अलग से इज इक्वल टू 0 करेंगे तो आपको मिल जाएगा cos x इज इक्वल टू हाफ, तो x हो सकता है π/3, और cos x इज इक्वल टू 1 तो x हो जाएगा 0। पर आपका कंडीशन क्या था कि x का वैल्यू 0 से लेकर π/2 तक है, पर इक्वल टू नहीं था ना, यहाँ पर कोई इक्वल टू साइन नहीं था, तो मतलब 0 नहीं हो सकता। तो 0 नहीं हो सकता तो π/3 होगा आपका वैल्यू। ओके, नेक्स्ट सम में आपको फिर से इसे सॉल्व करना है। तो आपको सॉल्व करना है 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू हाफ। ये सबसे इजी है, इन सब में सबसे ज़्यादा इजी यही वाला है, कुछ भी नहीं करना है। इसे इधर भेज दीजिए तो 1/4 हो जाएगा। तो साइन एक्स इज इक्वल टू 1/√4 इज इक्वल टू प्लस माइनस हाफ। तो प्लस हाफ के लिए आपको एक सोल्यूशन मिलेगा और माइनस हाफ के लिए भी आपको एक सोल्यूशन मिलेगा। माइनस हाफ के लिए आपको सोल्यूशन कैसे मिला ये आपको डिटेलिंग में मैं अगले शायद 2-3 चैप्टर के बाद वो बहुत डिटेलिंग में समझाऊंगी। तो यहाँ पर ये मैं आपको नहीं समझा रही हूँ, बस आपको पता है ना कि वैल्यूज़ रिपीट होते हैं, अभी तक तो आप सीख चुके होंगे, तो समझ लीजिए वहाँ पर वैल्यू रिपीट हो रहा है। आप कैलकुलेटर अगर आपके पास है तो आप चेक कर लीजिए, यहाँ पर ये माइनस हाफ ही आता है। एनीवे, ये इसकी ज़रूरत आपको नहीं है, क्योंकि ये जो वैल्यू है यहाँ पर ये π/2 के अंदर नहीं आ रहा है। π/2 आपको पता है ना, π/2 के अंदर साइन का कोई भी वैल्यू माइनस हाफ नहीं होता है। तो आपका जो वैल्यू है आप डायरेक्टली यहाँ से भी लिख सकते हैं। अगर आपको x का वैल्यू निकालना नहीं आता है अभी, तो आप डायरेक्टली यहाँ से भी लिख सकते हैं, क्योंकि π/2 के अंदर साइन का कोई वैल्यू माइनस हाफ नहीं होता है। तो इसके लिए यहाँ पर ये वैल्यू आएगा, हाफ का वैल्यू हम लेंगे और यहाँ पर x इज इक्वल टू हो जाएगा π/6, राइट। तो नेक्स्ट वाले में जाते हैं।
तो यहाँ पर आपको सॉल्व करना है 3 cos x इजिकल टू 2 sin स्क्वायर x। पिछले वाले सम की तरह ही है ये। आप साइन को चेंज कर दीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर x में, क्योंकि कॉस x को चेंज करना डिफ़िकल्ट है। एक रूट आएगा, फिर आपको फिर से उसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर तो 2-3 स्टेप्स एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे। इसीलिए साइन को चेंज करना ही ज़्यादा अच्छा होगा। इसका मतलब ये नहीं कॉस को करते तो नहीं आता, ऑब्वियसली आता, पर आपको ज़्यादा करना पड़ता। तो उसी तरीके से सारी चीज़ों को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो ये आ जाएगा। यहाँ पर 2 × 2 4 होता है, तो 4 - 1 हो जाएगा यहाँ पर मिडिल टर्म पे। और यहाँ पर सॉल्व करके आपका आ रहा है उसी तरीके से 2 सॉल्यूशन, जहाँ पर 2 cos x - 1 से आपको cos x इजिकल टू हाफ मिल रहा है। और यहाँ पर देखिए cos x + 2 इजिकल टू 0 से cos x इजिकल टू -2 मिल रहा है आपको। और -2 तो cos x का वैल्यू होता ही नहीं है, कभी भी नहीं होता है। तो आप इसे डायरेक्टली लिख दीजिए कि नॉट पॉसिबल, तो आपका जो वैल्यू आ जाएगा वो हो जाएगा ये। नेक्स्ट हम देखते हैं पार्ट 5 में भी आपको इसी तरीके का कुछ करने को दिया हुआ है, पर देखिए वही सेम तरीके का सम है, बस डिफरेंस इतना है कि यहाँ पर कोसेक x और सेक स्क्वायर x दे दिया है। और मैंने इसको पहले चेंज कर लिया साइन और कॉस में, क्योंकि कोसेक और सेक में कुछ रिलेशन नहीं है, तो आप एक को दूसरे के टर्म में नहीं लिख सकते। प्रॉब्लम यहीं पर है। अगर यहाँ पर कोसेक की जगह टैन होता तो आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं थी, मतलब 1/, करके चेंज करने की ज़रूरत नहीं थी। पर यहाँ पर सेक और कोसेक का डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं होता ना, तो आप एक को दूसरे के टर्म में नहीं लिख सकते, तो आपका एक फंक्शन की इक्वेशन नहीं आएगा। इसीलिए मैंने इसको चेंज कर लिया, और चेंज करने पर ये चीज़ क्या आ गया, 2 cos स्क्वायर x × 3 sin x, राइट। ओके, तो 2 cos स्क्वायर x को उसी तरीके से हम cos स्क्वायर x को चेंज करेंगे, साइन को नहीं, क्योंकि साइन को चेंज करने पे आपको रूट मिल जाएगा एक। तो यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर x आ गया। उसी तरीके से सेम तरीके का एक इक्वेशन आ रहा है, जिसको आपको मिडिल टर्म करना है। तो दिस इज़ 2 sin स्क्वायर x + 3x - 2, तो 2 × 2 4 होता है, और माइनस में आपको ब्रेक करना है, सो 4 sin x - sin x, और सॉल्व करके आपको मिलेगा 2 sin x - 1 इजिकल टू 0 और sin x + 2 इजिकल टू 0। ये तो नॉट पॉसिबल है, क्योंकि sin x का वैल्यू -2 नहीं हो सकता, और यहाँ से आपको मिल जाएगा π/6। ओके, नेक्स्ट सम में आपको बोला गया है कि tan x + cot x इजिकल टू 2। ओके, तो यहाँ से इसको आपको सॉल्व करना है। अभी देखिए यहाँ पर tan x और cot x का आप और एक तरीके से कर सकते थे, 1/tan x करके। अगर आप 1/tan x करते तो tan स्क्वायर x + 1 इजिकल टू 2 करके वहाँ पर से tan का डायरेक्ट आ जाता, ऐसे कर सकते थे। और एक तरीके से भी कर सकते थे, यहाँ पर मैंने साइन और कॉस में चेंज किया है। सो एक सम 2-3 तरीके से किया जा सकता है, राइट, पर जो आपको ईजी लगे उस तरीके में आप कीजिए। तो sin x / cos x, और इसको अगर आप चेंज करेंगे तो cos x / sin x हो जाएगा। ये वाला पार्ट को हम अगर ऐसे लिखेंगे तो दिस विल बी sin स्क्वायर x + cos स्क्वायर x इजिकल टू 2 cos x sin x। अगर हम इसे लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे देन दिस विल बी sin x - cos x का होल स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, sin x इजिकल टू cos x है, तो tan x इजिकल टू 1 है। अगर tan x इजिकल टू 1 है तो x इजिकल टू π/4 है, क्योंकि x का वैल्यू 0 से लेकर π/2 तक है, राइट। ओके, नेक्स्ट सम में ये सम काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और इसे आप थोड़ा ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर आपको बोल दिया गया है कि x and y belongs to रियल नंबर, तो रियल नंबर है ये। शो दैट द इक्वेशन दिस इज पॉसिबल ओनली x इजिकल टू y नॉट इजिकल टू 0, मतलब x इजिकल टू y है, पर ये दोनों का एक भी वैल्यू 0 नहीं है। इन दोनों में से एक का भी वैल्यू 0 नहीं है, आपको ये प्रूफ करना है। तो आप कैसे प्रूफ करेंगे, पहले हम एक काम करेंगे कि sin स्क्वायर थीटा इजिकल टू x स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर बाई 2xy लिख लेते हैं। अभी आपको साइन थीटा का रेंज पता है। अगर आपने पिछले वीडियोस अच्छे से देखे हैं तो आपको अभी तक तो पता चल गया होगा कि रेंज कैसे निकालते हैं। और साइन थीटा का रेंज क्या होता है, -1 से लेके +1 तक। अब अगर साइन थीटा का रेंज -1 से लेकर +1 तक है तो साइन स्क्वायर थीटा का रेंज क्या होगा? डू यू नो दैट कि अगर हम इन दोनों को स्क्वायर कर देंगे तो आप बोलेंगे कि ये तो हो जाएगा 1 और यहाँ पर 1 हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि फिर 1 से लेके 1 तक का वैल्यू नहीं हो सकता ना। ये जो रेंज है दिस विल बी 0 to 1। ओके, अगर आपको नहीं पता है कि ये कैसे होता है तो मुझे कमेंट करके बोलिए। तो फिर ये 0 से लेके 1 तक हो रहा है, तो मैं फिर और अच्छे से आपको ये चीज़ समझा दूँगी, क्योंकि ये थोड़ा और फिर डिटेलिंग में समझाना पड़ेगा। आई एम गेसिंग कि आपको आता ही है कि ये स्क्वायर करने पे ये 0 से लेके 1 तक लिमिट हो जाएगा। तो इसका जो वैल्यू है वो पुट कर देते हैं। 0 से लेके 1 तक ये हो गया। तो फिर यहाँ पर से मैंने इस कंडीशन को लिया, ठीक है, इस इनइक्वालिटी को लिया है, और तो फिर ये आ गया। तो इसको लिख सकते हैं x² + y² लेस देन = 2xy। तो फिर आगे कैलकुलेशन करके आपका क्या आ रहा है, ये आ रहा है, और इसको आप फॉर्मूला में देंगे तो x - y का होल स्क्वायर लेस देन = 0 होगा। अब आप एक चीज़ नोटिस कीजिए कि क्योंकि x और y दोनों बिलोंग्स टू रियल नंबर है तो x - y भी बिलोंग्स टू रियल नंबर होगा, राइट। तो ये तो हो ही नहीं सकता कि x + y का जो होल स्क्वायर है वो लेस देन 0 हो। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि किसी भी रियल नंबर का होल स्क्वायर कभी भी लेस देन 0 नहीं हो सकता, राइट। अगर वो रियल नंबर ना होता और कॉम्प्लेक्स नंबर होता तब हो सकता था। अभी तक आपको कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पता है शायद, अगर पता है तो आपको समझ में आ जाएगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर में ये हो सकता है। अगर नहीं पता है तो अभी के लिए आप जान लीजिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर में ही सिर्फ ये हो सकता है, रियल नंबर में नहीं। तो फिर ये जो कंडीशन है इसमें से सिर्फ =0 ही हो सकता है। तो =0, तो देयरफॉर x = y, जहाँ पर ऑब्वियस सी बात है कि x और y में से कोई भी 0 नहीं है। ओके, x और y में से कोई भी 0 क्यों नहीं है? अगर x और y में से दोनों ही 0 होते तो ये चीज़ यहाँ पर ये 0 हो जाती, इसीलिए रहती नहीं, इसीलिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में आपको पूछा गया है फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। आपको इस चीज़ का लीस्ट वैल्यू निकालना है। ये करने का एक इंटरेस्टिंग तरीका है। आपने एरिथमेटिक मीन और जियोमेट्रिक मीन तो पढ़ा होगा। तो किसी भी चीज़ का एरिथमेटिक मीन हम कैसे निकालते हैं? अगर समझ लीजिए आपको a और b का एरिथमेटिक मीन निकालना है तो क्या हो जाएगा, वो a + b/2, और उसका जियोमेट्रिक मीन क्या होगा, √ab। ओके, तो आपको ये कंडीशन पता होगा कि एरिथमेटिक मीन हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू जियोमेट्रिक मीन होता है। जियोमेट्रिक मीन कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। आप कोई भी 2 नंबर लेकर ट्राई करके देखिए, या तो इक्वल होगा या तो बड़ा होगा एरिथमेटिक मीन। जियोमेट्रिक मीन बड़ा नहीं होगा कभी भी। कोई भी 2 नंबर लेकर ट्राई करके देखिए। तो फिर ये कंडीशन होता है। तो अगर मैं sin² x और cos² x को लूँ 2 नंबर, तो उनका एरिथमेटिक मीन होगा ये और जियोमेट्रिक मीन होगा ये। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। ओके, तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा जहाँ पर दिस इज = 1, राइट, साइन और कोसेक कट जाएंगे 1, तो ये 1 है। तो यहाँ पर √1 ऑल्सो = 1, तो यहाँ पर sin² x + cosec² ग्रेटर देन = 2, तो मिनिमम वैल्यू कितना हो गया, 2, क्योंकि 2 से हमेशा बड़ा है, तो या तो इक्वल है 2 से या तो बड़ा है, सो मिनिमम 2 ही हो सकता है। सेम तरीके से आपको इस चीज़ की मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। सेम प्रोसेस है, यहाँ पर भी आप अरिथमेटिक मीन और जियोमेट्रिक मीन लेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि tan और cot कट जा रहा है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, और इस चीज़ का ग्रेटर देन = 2 है तो लीस्ट वैल्यू हो जाएगा 2। ओके, हम इस चैप्टर के आखिरी पार्ट में पहुँच गए हैं। 29 पार्ट 1 और पार्ट 2 ही है शायद, हाँ पार्ट 2 ही है।
फिर हम अगले दिन से 3.4 स्टार्ट करेंगे। और 3.4 का वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि ग्राफ है, आपके लिए ग्राफ बिल्कुल भी नई चीज़ है। ग्राफ शायद आपने इससे पहले कभी किया भी नहीं है, तो उसका जो मैं थ्योरी का वीडियो बनाऊंगी वो अच्छे से देखिएगा। नहीं तो आपको जब मैं न्यूमेरिकल्स करूंगी सॉल्व, आपको मतलब जब एक्चुअल में एक्सरसाइज सॉल्व करूंगी तब आपको नहीं समझ में आएगा वो कुछ भी। ओके, तो 29 में आपको बोला गया है कि फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। अगर आपने ये चैप्टर का जो सॉल्व मैंने किया है स्टार्टिंग से देखा है, तो यू ऑलरेडी नो हाउ टू फाइंड द डोमेन एंड रेंज। एंड अगर आप यही वीडियो पहले देख रहे हैं तो आपको मैं एक बार बोल दूँ डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। डोमेन मतलब समझ लीजिए आपके पास एक फंक्शन है f(x), इसके अंदर आप जो जो वैल्यूज़ इनपुट डाल रहे हैं, मतलब x का जो जो वैल्यूज़ आप इनपुट डालने पे आपका जो फंक्शन है वो फाइनाइट है, दैट इज़ द डोमेन ऑफ f(x). ओके, और इनपुट डालने के बाद आपको जो वैल्यू मिल रहा है दैट इज़ द रेंज। मतलब अगर आपके पास x² है तो आपका डोमेन के अंदर सारे रियल नंबर्स आ जाएंगे, क्योंकि आप सारे रियल नंबर्स पे आपका x² का वैल्यू फाइनाइट ही रहेगा। समझ लीजिए 2 है, 2 हो गया डोमेन, तो इसका जो रेंज होगा वो क्या होगा, रेंज के अंदर 4 रहेगा। रेंज 4 नहीं होगा, रेंज के अंदर 4 रहेगा। ओके, रेंज मतलब मिनिमम वैल्यू टू मैक्सिमम वैल्यू। तो चलिए इस फंक्शन के लिए हम सॉल्व करते हैं। आपको बोल दिया है कि 5 - 4 sin 3x। तो हमें पहले चेक करना है कि इसका जो वैल्यू है वो कहाँ से लेके कहाँ तक है। वो क्या किसी भी वैल्यू के लिए इनफाइनाइट हो रहा है, वो देखने के लिए हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू जो है वो कहाँ से लेके कहाँ तक है वो चेक कर लेते हैं। अगर ये इसका वैल्यू हमेशा फाइनाइट ही रह रहा है, कभी भी इनफाइनाइट नहीं हो रहा है, तो फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं है। ओके, तो हमें पता है कि sin 3x या sin x, sin थीटा, एनी ऑफ साइन थीटा का जो रेंज है वो 1 से लेके -1 तक है, राइट। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। तो फिर -4 के लिए हमें ये फंक्शन चाहिए, तो उसके लिए जो करने पड़ेंगे हम करेंगे। तो -4 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तीनों तरफ -4 मल्टीप्लाई आप अगर करेंगे तो ये आएगा रेंज, और ये साइन चेंज हो जाएगा। इसमें ध्यान दीजिए, क्योंकि बच्चे यहीं पर गड़बड़ करते हैं, साइन चेंज करना भूल जाते हैं। यहाँ पर ये लेस देन था, ये ग्रेटर देन हो गया, यहाँ पर ये भी लेस देन साइन था, ये ग्रेटर देन साइन हो गया। ओके, तो यहाँ पर 5 आपको प्लस करना है, तो 5 प्लस कर दीजिए, तो आपका रेंज आ गया 9 से लेके 1 तक। ये तो रेंज आया, राइट। तो डोमेन कैसे आया, इसी से आप डोमेन प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि आप देखिए आपका जो फंक्शन का वैल्यू है वो ऑल x बिलोंग्स टू R के लिए फाइनाइट है। तो आपका जो डोमेन होगा गिवन फंक्शन का वो R होगा, क्योंकि किसी भी वैल्यू के लिए वो इनफाइनाइट नहीं हो रहा है। ओके, अगर किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए वो इनफाइनाइट हो जाता तो हम R से उस वैल्यू को माइनस कर देते और वो आपके डोमेन में नहीं होता। ओके, ठीक है। तो रेंज होगा ऑब्वियसली 1 to 9, और इस चैप्टर का आखिरी सम। फाइनली ये चैप्टर ख़त्म हो गया। कोई पूछ रहा था मुझसे कि कब तक ख़त्म होगा, तो आई होप आपने देख लिया है ये वीडियो। तो चैप्टर 3.3 ख़त्म हो चुका है। यहाँ पर है आपको इस फंक्शन का डोमेन और रेंज निकालना है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि आपको याद होगा कि डोमेन के लिए f(x) फाइनाइट तब होगा जब आपका जो अगर फ्रैक्शन में है, तो आपका अगर जो डिनोमिनेटर है, ये जो नीचे वाला पार्ट है, ये 0 ना हो। अगर ये 0 हो जाएगा तो वो इनफाइनाइट हो जाएगा, राइट। तो हमें देखना है कि ये जो वैल्यू है ये कभी भी 0 हो रहा है कि नहीं। तो अगर इसके रेंज में 0 आ रहा है कोई भी वैल्यू के लिए, मतलब ये अगर ऐसा आ रहा है कि कोई वैल्यू के लिए 0 होगा, तो फिर हमें वो वैल्यू को रियल नंबर से माइनस कर देना पड़ेगा, क्योंकि वो डोमेन में नहीं हो सकता, क्योंकि उसके लिए जो फंक्शन का वैल्यू है वो इनफाइनाइट हो जा रहा है। तो हम इसका रेंज चेक कर लेते हैं सेम तरीके से। अगर रेंज चेक करेंगे तो ये -cos 3x है, तो -cos 3x, इस पूरे चीज़ का नहीं चेक करेंगे, सिर्फ नीचे वाले पार्ट का चेक करेंगे,
ठीक है ना, ध्यान दीजिए नीचे वाले पार्ट का, क्योंकि हमें देखना है नीचे वाला पार्ट 0 हो रहा है कि नहीं, तभी ये पूरा चीज़ फाइनाइट रहेगा, अगर 0 नहीं होगा तो। सो माइनस कॉस 3x वो उसका रेंज है 1 से लेकर -1 तक। तो उसी तरीके से हम माइनस पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका जो सॉरी माइनस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे यहाँ पर, अच्छा माइनस तो मैंने इस लाइन पे माइनस कर दिया, ये था -1 से लेके 1 तक, ये आपका जो साइन है वो चेंज हो गया माइनस मल्टीप्लाई करके, उसके बाद 4 प्लस कर देंगे। तो आपका रेंज जो है देखिए 5 से लेके 3 तक है। तो ऑल x बिलोंग्स टू r के लिए ये जो फंक्शन है ये 5 से लेके 3 तक ही लाई कर रहा है। तो मतलब ये तो 0 से ऊपर है, ये ग्रेटर देन 3 है, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3, तो ये 0 तो आएगा ही नहीं, तो इट इज़ ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x। तो फिर ये जो फंक्शन है 1/4 माइनस cos 3x ये तो फाइनाइट हो गया, सबके लिए फाइनाइट हो गया, समझ रहे हैं आप। तो ये तो हमेशा फाइनाइट होगा, तो इसलिए जो डोमेन होगा वो गिवन फंक्शन ऑफ जो डोमेन होगा वो r होगा। समझ लीजिए, कंसिडर कीजिए यहाँ पर ये इज इक्वल टू 0 आता, किसी कारण यहाँ पर ये रेंज जो है ये 0 आता। तो अगर ये 0 आता तो आपको फिर वो 0 कौन से वैल्यू के लिए आ रहा है वो कैलकुलेट करना पड़ता है, x का जो वैल्यू है वो कैलकुलेट करना पड़ता है, और उसको आप रेंज से माइनस कर देते हैं। ये जो आर्ट्स रेंज से नहीं, ये जो रियल नंबर है आर्ट्स रियल नंबर के सेट से माइनस कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि उस वैल्यू को हम नहीं ले सकते थे, क्योंकि उसमें आपका जो फंक्शन है वो इनफाइनाइट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3 है, तो 0 तो आएगा ही नहीं कभी, तो आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, अब डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन निकालते हैं। हमने यहाँ तक तो निकाल दिया था, फंक्शन क्या है 1/, तो दोनों तरफ 1/, करना पड़ेगा। तो यहाँ पर से आपको सॉरी डोमेन नहीं, रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन मिल जाएगा 1/5 से लेके 1/3 तक। ओके, आई होप you understood today's topic. If you have any doubts, questions or suggestions, do comment below or email me. And if you like my work, don't forget to like my videos.